हेलो एवरीवन। तो ऑपरेशन बिहार स्पेशल के सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है असहयोग आंदोलन और बिहार। तो ये टॉपिक आपके बिहार के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम असहयोग आंदोलन से संबंधित कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं, तभी आप इसे समझ पाएँगे। देखिए, चीज़ों को रटने से पहले आप उसके अगर बेसिक बातों को समझ लेते हैं, तो वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। जो सवाल है हमारा कि असहयोग आंदोलन के मुख्य 4 कारण क्या थे? तो असहयोग आंदोलन जो भारत में हुआ, इसके मुख्य रूप से 4 कारण थे। पहला है रॉलेट एक्ट। अब ये रॉलेट एक्ट क्या है? तो ये समय था वर्ष 1919 का, जब भारत में लोगों के बीच में राष्ट्रीयता की भावना और क्रांतिकारी भी गतिविधियां थी, वो लगातार बढ़ती ही जा रही थी। इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार जो थे वो काफ़ी चिंता में आ गई। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने इस तरह की राष्ट्रीयता की भावनाओं और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए सर सिडनी रॉलेट की नियुक्ति की। सर सिडनी रॉलेट को मुख्य रूप से करना क्या था? तो उन्हें भारत में हो रही क्रांतिकारी जितनी भी गतिविधियां थी, उससे उस माध्यम से वे लोग सरकार के विरुद्ध क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों से निपटने के लिए एक कानून बनाया गया। इस कानून के अंतर्गत क्या था कि बिना वारंट के ही सरकार को गिरफ्तार करने का अधिकार हो गया। भारतवासी इस कानून से इतने ज़्यादा उग्र हो गए और बहुत ज़्यादा असंतोष का माहौल भी फैला। रॉलेट एक्ट को भारतवासियों ने काला कानून कहा। एक तो ये कारण था। दूसरा कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग जो है ये अमृतसर में है और ये 1919 की ही बात है। कि बैसाखी के दिन यहाँ पर जनरल डायर के द्वारा 1000 से अधिक लोगों को बिना बताए गोली मार दी गई। बिना किसी वार्निंग के उन लोगों को गोली मार दी गई। एक तो ये बहुत बड़ा रीज़न था। इसके वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि भी ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी। तीसरा है हंटर कमेटी की रिपोर्ट। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध एक कमेटी आया जो कि था हंटर कमेटी। इस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जनरल डायर, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य दोषी था, उन्हें कोई भी सजा नहीं दी गई, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए विदेश भेज दिया गया। और चौथा कारण था कि भारतीय अब स्वराज को लेकर बहुत ही जागरूक हो गए थे और भारतीयों ने स्वराज की मांग को जोर पकड़ा। तो ये सभी मुख्य रूप से 4 कारण थे जो कि असहयोग आंदोलन होने का मुख्य कारण था। ये थी कुछ बेसिक बातें जो आपको चैप्टर को पढ़ने से पहले समझना ज़रूरी है। चलिए अब हम पहला सवाल लेते हैं कि असहयोग आंदोलन कब पारित किया गया? असहयोग आंदोलन को सितंबर 1920 को पारित किया गया। दूसरा सवाल है असहयोग आंदोलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पारित किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वो थे लाला लाजपत राय। तीसरा सवाल है कि बिहार में असहयोग आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन-कौन थे? तो उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों में ये चारों थे, मजहरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और मोहम्मद शफी। तो ये चारों ही बिहार के असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला सवाल देखते हैं। ये जो सवाल हैं, ये सभी किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और जो आने वाले फ्यूचर में पूछने के चांसेस हैं, उसे भी इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो बिना स्किप किए सारे सवालों को ध्यान से ज़रूर देखें। चौथा सवाल है, छपरा असहयोग आंदोलन से कौन जुड़े थे? तो बिहार का एक जिला है छपरा, वहाँ से कौन जुड़े थे? तो छपरा असहयोग आंदोलन से जुड़े थे, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, राहुल सांकृत्यायन। अब राहुल सांकृत्यायन कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे और इसके साथ में किसान आंदोलन में भी इन्होंने बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई थी। पांचवा सवाल है कि असहयोग आंदोलन के दौरान इमारत
सरिया का गठन बिहार के किस स्थान पर किया गया था? तो इसका गठन किया गया था बिहार के फुलवारी शरीफ में, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और किसके द्वारा किया गया था? तो मौलाना सज्जाद के द्वारा। ये सभी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सदाकत आश्रम किसने स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मजहरुल हक। तो बिहार के पटना में खैरू मियाँ एक व्यक्ति थे जिनका जमीन था, उसी स्थान पर सदाकत आश्रम को स्थापित किया था मजहरुल हक ने। अब इस सदाकत आश्रम का बहुत बड़ा रोल था इसमें। क्यों? क्योंकि इसी स्थान से 1921 में मजहरुल हक के द्वारा दी मदरलैंड नाम का अखबार को प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? तो लोगों के बीच में राष्ट्रीय भावना का प्रसार करना। इसके साथ में जितने भी असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्यक्रम हो रहे थे, उसका प्रसार करना। और इसके साथ में हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता का उपदेश देना, जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगातार इसे तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। इसीलिए मजहरुल हक के द्वारा स्थापित किया गया सदाकत आश्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7वां सवाल है कि बिहार में विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? तो असहयोग आंदोलन के दौरान ही 1920 में गांधी जी कुछ दिनों के लिए बिहार आए थे और उन्होंने शिक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया, जिसके वजह से बहुत सारे राष्ट्रीय स्कूल भी खोले गए। उसी के क्रम में बिहार में एक विद्यापीठ की स्थापना भी की गई। कब की गई स्थापना? तो दिसंबर 1920 में। यहाँ पे स्थापना वर्ड यूज किया जा रहा है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ बात हो रही है कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन गांधी जी के द्वारा कब किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला सवाल तो ये ध्यान रखें कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का गठन किया गया था। बात करें इसके कुलाधिपति कौन थे? तो कुलाधिपति बने थे मजहरुल हक और कुलपति कौन बने थे? तो ब्रज किशोर प्रसाद इसके कुलपति बने थे। इसके साथ ही एक पॉइंट और है जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है। बिहार विद्यापीठ के प्रधानाचार्य कौन थे, यानी कि प्रिंसिपल कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। तो ये सारे नाम विद्यापीठ से जो जुड़े हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दी मदरलैंड नामक अखबार किसने प्रारंभ किया? तो हमने देख लिया, मजहरुल हक के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया? तो 30 सितंबर 1921 को। ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने इसे मेंशन कर दिया है। कहाँ से? तो सदाकत आश्रम से। किस उद्देश्य से? तो राष्ट्रीय भावना का प्रसार, असहयोग कार्यक्रम का प्रसार। नेक्स्ट सवाल है, अगस्त 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक हुई। इसमें कुल कितने प्रस्तावों को स्वीकृति मिली? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसमें कुल 11 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव कौन सा था? तो एक तो ये नंबर आप ध्यान रखें 11, कुल 11 प्रस्ताव पास हुए थे। और ये जो सबसे महत्वपूर्ण क्या था कि असहयोग का मतलब क्या हुआ कि विदेशी वस्त्र का बहिष्कार। तो ये एक ऐसा प्रस्ताव था जिसको सबसे ज्यादा महत्व दिया गया लोगों के द्वारा, यानी अब लोग। तो हमारा अगला सवाल है कि असहयोग आंदोलन का सबसे व्यापक प्रभाव बिहार के किन जिलों में था? तो इसका राइट आंसर होगा मुजफ्फरपुर और शाहाबाद। यहाँ आप ऑप्शन ई कर लीजिए, हालांकि अभी बिहार में ऑप्शन ई हट गया है, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ ऑप्शन देना मैं भूल गई, तो यहाँ पर ऑप्शन ए एंड बी ये इसका राइट आंसर होगा। मुजफ्फरपुर और शाहाबाद में असहयोग आंदोलन का प्रभाव सबसे ज्यादा था। अगला सवाल है कि प्रिंस ऑफ वेल्स पटना कब आए थे? तो प्रिंस ऑफ वेल्स का नाम क्या था? एडवर्ड। एडवर्ड नाम था। तो ये उस वक्त भारत के दौरे पर आए थे, लेकिन उनके आने का लोगों ने बहुत ज़्यादा ही विरोध किया। उनके आते ही लोगों ने उन्हें काला झंडा दिखाया, साथ में उस दिन हड़ताल भी मनाई गई।
तो ये पटना कब आए थे? तो 22 दिसंबर 1921 को। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड बिहार के किस स्थान में हुआ था? तो झंडा कांड बिहार के भागलपुर में हुआ था। अगला सवाल है, भागलपुर जिला में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 66th बीपीएससी में पूछा गया था इस सवाल को। तो भागलपुर जिला में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था दीप नारायण ने। अगला सवाल है कि बिहार के मुंगेर में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मुंगेर में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद जुबैर ने। अगला सवाल है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाई कौन थे जिन्होंने राय साहब की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद जैसा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, ठीक उसी प्रकार था राय साहब महेंद्र प्रसाद, इन्होंने अपने राय साहब की उपाधि को लौटा दी थी। 17वां सवाल है, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रांत में शांति स्थापित करने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? तो कौमी सेवक दल की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है, कौमी सेवक दल की स्थापना बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा की गई थी और जिसका मुख्य कार्य क्या था? तो प्रांत में शांति बनाए रखना, यानी जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां थी उन्हें कंट्रोल किया जा सके, बहुत ज़्यादा उग्र ना हो। अब अगला सवाल देखते हैं जो कि आपको बहुत ही कम किताबों में मिलेगी। ये सवाल है मुठिया प्रथा से संबंधित। तो बिहार के किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा प्रारंभ की गई थी? तो इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा, असहयोग आंदोलन के समय। अब ये समझिए कि मुठिया प्रथा क्या थी। तो असहयोग आंदोलन के दौरान प्रत्येक घर से एक मुट्ठी चावल दान करने का आह्वान किया था किसने? महात्मा गांधी जी ने। तो उसी को नाम दिया गया मुठिया प्रथा। इसे किसने प्रारंभ किया था? गांधी जी ने। क्या था इसके अंदर? मुठिया प्रथा का मतलब एक मुट्ठी चावल दान करना प्रत्येक घर से। तो 19वां सवाल है हमारा, मुजफ्फरपुर में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जैसा कि आपने पिछले सवालों में देखा कि असहयोग आंदोलन का बिहार में सबसे मुख्य केंद्र कौन सा था? मुजफ्फरपुर और शाहाबाद। तो मुजफ्फरपुर में किसने नेतृत्व किया था? तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, मोहम्मद शफी। तो मुजफ्फरपुर में मोहम्मद शफी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बिहार के असहयोग आंदोलन से संबंधित ये सभी 19 सवाल आपके बिहार के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सभी सवालों को आप तैयार करके जाएं एग्जाम में, क्योंकि इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा अगर इस टॉपिक से पूछा जाए तो। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप अपने लक्ष्य तक डटे रहिए।